बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। बेसिकली किसी चीज को जब हम तोड़ देते हैं तो हम उसे कहते हैं रिजॉल्व किया हमने उसको। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? फोर्सेस को तोड़ें। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। होता ये कि आपने देखा होगा कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं ना, फर्ज करें कोई डब्बा पड़ा हुआ है, कोई केन वगैरह वहां पे था या कोई चीज थी जिसको आपने हिट किया। तो आपने चलते हुए जब उसको हिट किया ना, तो आपने देखा कि मैंने हिट ऐसे किया है और वो चीज इस तरफ या इस तरफ टर्न कर गई है, सीधी नहीं गई। तो क्वेश्चन तो ये है ना कि आपने तो हिट सीधा किया था, तो वो हिट करने पे वो चीज इधर या इस तरफ क्यों मुड़ गई? ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने हिट किया था वो एक फोर्स थी। उस फोर्स के थे कंपोनेंट। क्या थे उस फोर्स के? कंपोनेंट। अब फोर्स का जो कंपोनेंट ज्यादा था उस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर जाती है? मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली फोर्स के होते हैं हमेशा कंपोनेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऐसे करने जा रहे हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से बना लें कि आप जानते हैं हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर मैंने क्या किया, अब मैं ब्लू से ये फोर्स बना लेता हूं कि ये है मेरे पास एक फोर्स जिसका नाम है क्या? एफ। और ये फोर्स जो एफ है ये एक्स एक्सिस के साथ यहां पर एंगल बना रही है, जिस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया किससे? थीटा से। तो थीटा इज द एंगल, ये फोर्स का एंगल है। एक बात तो बहुत अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि जब भी एंगल बनाया जाएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फोर्स की तरफ, इस तरफ एंगल बनाया जाता है। ओके, ये हमारे मैथमेटिक्स के एंगल होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं। एंगल लेने की बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं कि जब भी हम एंगल बनाएंगे हमेशा कहां से बनाएंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और कैसे बनाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस फोर्स की तरफ बनाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ये बोले कि भाई क्या ये एंगल नहीं हो सकता? ये भी एंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वाला एंगल हम नहीं पढ़ रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं हम ये वाला एंगल पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात मेरी? ओके, सो ये हमारे पास एक फोर्स है और इस फोर्स को अब मैं इसके कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं। कंपोनेंट में तोड़ने की टेक्निक जरा समझ लें क्या है। वो ये है कि इसके हेड से हम बिल्कुल एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे की जानिब। क्लियर हो गई ये बात? तो एक कंपोनेंट जहां से ये फोर्स शुरू हो रही है इस डायरेक्शन में ही बनाते हैं, इसको फोर्स का एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट कहते हैं हम लोग। ओके, दूसरा यहां से ऊपर की जानिब बना रहे हैं, तो ये जो है ये किसके सामने है? वाई एक्सिस के सामने। तो हम इसको फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? वाई कंपोनेंट। आप देखिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 का। तो इसीलिए हम जब भी दो चीजें आपस में 90 का एंगल बनाती हैं तो उसके लिए वर्डिंग्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ, वर्ड्स होते हैं परपेंडिकुलर। तो हम कहते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं, कौन सा कंपोनेंट? एक्स और वाई कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर को इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बाहमी तौर पर एक दूसरे पे। अब अगर वो वाली सही वाली उर्दू इस्तेमाल करूंगा फिर भी ऊपर से गुजर जाएगी, उर्दू भी समझ में नहीं आती ना, एक तो बड़ा मसला ये भी तो है। तो आम गली कूचे की जो उर्दू है वही इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहां तक वाली बात समझ में आ गई? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? अब इससे आगे बात कर लेते हैं। तो ये F को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, यहां तक मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिखते पता कैसे? हम कहते हैं कि ये फोर्स है F और इसके दो कंपोनेंट बने, एक इसका बना X कंपोनेंट और एक इसका बना कौन सा कंपोनेंट बेटा? Y कंपोनेंट। और जब मैंने ये इसको इस तरीके से लिखा है तो ये जो हमारा पिछला टॉपिक था ना, हेड टू टेल रूल, ये इसको भी फॉलो कर रहा है कि अगर आप देखें, अगर आप ऐसे बात करें, पहला जो है वो फोर्स कौन सा है? Fx। Fx के हेड पे Fy का क्या रखा हमने? टेल। Fx के हेड पे Fy का टेल नजर आ रहा है, रखा हुआ है। और फिर रिजल्टेंट कैसे बनाते थे हम? टेल को टेल से और हेड को हेड से मिलाते थे, देख रहे हैं? तो ये उसी तरीके से जा रहा है, देखो टेल से हेड की तरफ जा रहा है। तो ये हेड टू टेल रूल को भी फॉलो कर रहा है, प्लीज याद रखिएगा। क्लियर हो गई ये बात है? तो हमने फोर्स के दो कंपोनेंट जनाबे अली बना दिए। अब हमारी किताब वाले ने क्या किया? इस तस्वीर को कुछ ऐसे करके उससे बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? और इसको उसने यहां पे नाम दिया है एफ का, यहां एंगल का नाम दिया है थीटा, और उसके बाद उसने
इस वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है ए, इस वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है मेरा ख्याल है ओ, और इस वर्टेक्स का नाम दिया हुआ है उसने बी. देख लेते हैं हम लोग. बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से उसने बनाया हुआ है. राइट. अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसने कहा कि ये चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका नाम रख दो एफ एक्स, ये वाई एक्सिस पे है तो इसका नाम रख दो क्या, एफ वाई. तो ये बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनती है. अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है एफ एक्स की और एफ वाई की. ओके, बड़ा आसान से. अगर मैं आपसे कहूं कि जनाबे अली आप अप्लाई करें कॉस थीटा, क्या अप्लाई करें, तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है. अब ये बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है. ये जो हमने ट्राइंगल देखी ना, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. मैथमेटिक्स की जबान में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल क्यों बोलते हैं, ये जो 90 का एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल. वो जो तुम अभी कहने वाले थे राइट एंगल. ओके, गौर से सुन लो. 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कोई इशू इसमें. 90 के ऑपोजिट सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस. उसके बाद देखा जाता है एंगल कहां पर दिया गया है. अब चूंकि हमें एंगल यहां पर दिया है, एंगल के साथ वाला यानी एडजेसेंट हमेशा बेस होता है. कौन होता है, बेस. हाँ, नीचे वाली नहीं, एंगल के साथ वाला. ट्रिग्नोमेट्री की जबान में इसको एडजेसेंट कहते हैं. और एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है. हाँ, अब फर्ज करो अगर ये ट्राइंगल ऐसे, ये जो ट्राइंगल है ये, इसमें यहां तो 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या है, हाइपोटेनियस. अगर एंगल यहां पर होता फिर क्या करते भाई, जी हाँ, फिर ये वाला बेस हो जाता एंगल के साथ वाला, और एंगल के साथ ये परपेंडिकुलर हो जाता. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस अपनी जगह तब्दील कभी भी नहीं करता. कौन अपनी जगह तब्दील कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह तब्दील कर रहे होते हैं. और उनका फैसला करना बहुत आसान है, समझ आ रही है. एंगल के साथ वाला बेस, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर. ठीक है. सो कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो हमने अप्लाई किया कॉस थीटा, बेस एंगल के साथ वाला कौन है, एफ एक्स, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला वो कौन है, एफ. अच्छा, अब आप बोलेंगे एरो क्यों नहीं लगा रहा, एरो से लगा रहा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वैल्यू की. जब वैल्यू की बात करते हैं तो एरो नहीं लगाते. अच्छा, एफ, सॉरी नहीं, एफ से एफ कैंसिल नहीं, ये एफ के नीचे एक्स लिखा हुआ है, इसका नाम है. ये कोई मैथ्स की, ये एफ और एक्स अपॉन एफ नहीं चल रहा कि यहां पे कैंसिल कर दिया. ओके, ख्याल करना इस चीज का. ये इसका नाम है एफ एक्स. सो जनाब, ये एफ यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, एफ एक्स. तो एफ एक्स किसके बराबर आया, एफ कॉस थीटा के. ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि ये एफ एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के. कोई इशू इसमें, आसान था. अच्छा, इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं साइन थीटा. साइन थीटा जो होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के. तो हमने अप्लाई किया साइन थीटा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला एफ वाई, एंगल के सामने वाला. ओके, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाला, वो क्या है हमारे पास, एफ. एफ यहां डिवाइड है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो यहां क्या बचा, एफ वाई किसके बराबर हुआ, एफ साइन थीटा. बताइए कोई इशू इसके अंदर. तो आज के बाद ये याद रख लेना, एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर है और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के. यहां तो कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं. आसान सी बात है, मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए. क्लियर है. अब थोड़ा सा रट्टा लगाना है, मैं चाहता हूं रट्टा भी लगे. और रट्टे का मतलब ये है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग, मतलब क्विकली जवाब आपकी खोपड़ी में आ जाए. और वो ये है कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि, मिसाल के तो मैं इसको सबको मिटाता हूं, ठीक है, ऐसे और ऐसे. जब भी आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों की वैल्यू को लिखने का तरीका आप जरा रट लो अच्छी तरीके से. आपने क्या करना है, 90 के सामने क्या लिखा हुआ है, 90 के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, एफ. लिखा हुआ क्या है ये बताओ, ज्यादा फलसफी नहीं बनना है. 90 के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, एफ. एफ यहां पर भी लिख दो, एफ यहां पर भी लिख दो, ये काम आसान है. एंगल के साथ हमेशा कॉस, एंगल के सामने हमेशा साइन. भाई ये रट्टा लगना चाहिए. अब एंगल के साथ, एंगल के सामने, एंगल के साथ, एंगल के सामने, एंगल के सामने, एंगल के सामने, एंगल के साथ. समझ आई बात की. मिसाल के तौर पे कहीं जाकर इस तरीके से कोई डायग्राम बन जाए, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, डायग्राम ऐसे बन जाए कि फर्ज करो इस तरीके से है
اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے, ایسے ایک ڈائیگرام ایسے بن گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمیں اینگل دیا ہوا تھیٹا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اس کو میں کہہ رہتا ہوں ڈبلیو. کیا کہہ رہتا ہوں؟ ڈبلیو. اب میں کہوں یہ کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا, تو آپ نے دیکھا یہ دونوں ایک دوسرے پہ کتنے کا اینگل بنا رہے ہیں؟ 90 ہے نا. تو 90 کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ 90 کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ نہیں بننا, جو بات بتا رہا ہوں بس وہ بتاؤ. 90 کے سامنے کیا لکھا ہے؟ ڈبلیو. ڈبلیو ادھر بھی لکھا اور ڈبلیو ادھر بھی لکھا. اوکے, رٹا. اینگل کے سامنے سائن. سائن سائن گھدو. اینگل کے ساتھ کاز. بس ہمیں معلوم ہو گیا کون سی چیز کیا ہے. اینگل کے ساتھ, اینگل کے سامنے, اینگل کے ساتھ, اینگل کے ساتھ, اینگل کے ساتھ, اینگل کے سامنے, اینگل کے ساتھ, اینگل کے سامنے. رٹا لگ گیا. جو 90 ہے اس کے سامنے جو بھی لکھا ہے وہ دونوں کے ساتھ لکھو. اینگل کے ساتھ کاز, اینگل کے سامنے سائن. ڈائیگرام میں جتنی مرضی فزکس میں ادھر ادھر گھومتی رہیں, کہانی یہی رہے گی ہمیشہ آپ کے پاس. آتا تو بہت کچھ ہے پیپر میں. یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو مجھے بتاؤ, کوئی ایشو تو نہیں ہے اس کے اندر؟ ہاں, اب اس نے جس طریقے سے لکھا اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طریقے سے انف ہے. تو دس از کالڈ ریزولوشن آف فورسز. اچھا, اب اس کا الٹا پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کمپوزیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری بک نے اس کو کمپوزیشن کی ہیڈنگ نہیں دی, ہماری بک نے اس کو اچھی خاصی بڑی ہیڈنگ بنا دیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹرمینیشن آف فورس فرام اٹس پرپینڈیکولر کمپوننٹ. پہلے فورس دی تھی تو ہم نے کیا بنایا؟ کمپوننٹ. فورس دی تھی تو ہم نے کیا بنایا؟ کون سا کمپوننٹ بنایا؟ ایکس. اور کون سا کمپوننٹ بنایا؟ وائی. اور دونوں کمپوننٹ ایک دوسرے پہ کتنے کا اینگل بنا رہے ہیں؟ 90 ڈگری کا. رائٹ. اب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمیں دونوں کمپوننٹ دیے ہوں گے. کیا دیے ہوں گے؟ اور ہمیں دوبارہ سے کیا بنانی ہوگی؟ فورس. فورس کا مطلب ہے فورس کی ویلیو بھی بنانی ہے اور فورس کا اینگل بھی بنا رہے ہیں. تو پہلے ایف اور تھیٹا دیا ہوا تھا تو ہم نے ایف ایکس اور ایف وائی بنائے. اب کیا دیا ہوگا؟ ایف ایکس اور ایف وائی دیے ہوں گے, اور کیا بنانا ہوگا؟ ایف اور تھیٹا. ایف اور تھیٹا یہ دونوں بنانے ہوں گے. تو اس کو ہماری کتاب والے نے بڑی لمبی چوڑی ہیڈنگ دی ہے. اس نے کہا ڈیٹرمینیشن مطلب کہ معلوم کرنا. لکھا ہے ڈیٹرمینیشن آف فورس فرام اٹس پرپینڈیکولر کیا چیز؟ کمپوننٹ. کیا دونوں کمپوننٹس ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہیں؟ کیا دونوں کمپوننٹ ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہیں؟ تو اس دفعہ ایسے میں لکھ دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا نا, کہ گیون کیا ہے؟ ایف ایکس اور ایف وائی, یہ دونوں گیون ہے. اور ریکوائرڈ کیا ہے؟ کیا چاہیے ہمیں؟ ریکوائرڈ کیا ہمیں ایف چاہیے کوما اور تھیٹا چاہیے. یہ دو چیزیں چاہیے ہمیں. کیا خیال ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ تو میں اگر ایک بار پھر آپ کی اجازت سے ٹرائنگل بناؤں تو آپ بولیں گے ٹرائنگل ایسی بنی تھی نا کہ یہ تھا ہمارے پاس, کون تھا؟ ایف تھا, ہے نا. اور یہ کون تھا اور یہ کون تھا؟ یہ تھا ایف ایکس, اور یہ کون تھا؟ ایف وائی. اور یہاں پر اینگل کیا تھا؟ تھیٹا. اس دفعہ یہ تھیٹا بھی معلوم کرنا ہے اور یہ ایف بھی معلوم کرنا ہے میں نے. اور میرے پاس ہے کیا؟ ایف ایکس اور ایف وائی. تو یہاں پر یہ دونوں کتنے کا اینگل بنا رہے ہیں؟ 90 ڈگری کا. اور 90 ڈگری والی ٹرائنگل کو آپ کیا بولتے ہیں؟ رائٹ اینگل ٹرائنگل. اور رائٹ اینگل ٹرائنگل میں ایک بڑا مشہور قسم کا فارمولا لگتا ہے جسے کہتے ہیں پائتھاگورس تھیورم یا پائتھاگورس تھیورم, جو بھی نام لے لیں. تو اکارڈنگ ٹو پائتھاگورس تھیورم, پائتھاگورس تھیورم بڑا آسان سا ہے. حضرت علامہ پائتھاگورس صاحب گزرے ایک بڑے پرانے زمانے میں. ان صاحب نے فرمایا تھا یہ جو ٹرائنگل ہوتی ہے نا, رائٹ اینگل ٹرائنگل جس میں 90 ڈگری ہوتا ہے, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ہائپوٹینس, بیس اور پرپینڈیکولر. تو ان کے درمیان اس نے ایک ریلیشن بتائی تھی. اس نے ریلیشن یہ بتائی تھی کہ ہائپوٹینیوس کا اسکوائر ہمیشہ برابر ہوگا بیس کے اسکوائر پلس پرپینڈیکولر کے اسکوائر. اس چیز کو کہتے ہیں پائتھاگورس تھیورم. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دس از کالڈ پائتھاگورس تھیورم. اگر میں اس کو اپنی اس ٹرائنگل کے حساب سے سمجھوں تو میری ٹرائنگل میں 90 کے سامنے والا ہائپوٹینیوس کیا ہے؟ ایف. تو میری ٹرائنگل کے حساب سے یہ ہو گیا ایف اسکوائر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اینگل کے ساتھ والا میرا بیس ہوتا ہے, تو میری ٹرائنگل کے حساب سے بیس جو ہے وہ کون ہے؟ ایف ایکس, اور اس کے اوپر اسکوائر پلس ہے تو میں نے لگایا پلس. میرے اینگل کے سامنے والا ایف وائی, پرپینڈیکولر تو پرپینڈیکولر ایف وائی ہے اور اس کے اوپر اسکوائر. کوئی ایشو؟ تو مجھے ایف معلوم کرنا تھا یا ایف کا اسکوائر معلوم کرنا تھا؟ ایف معلوم کرنا ہے نا, تو یہ اسکوائر تو ہٹانا پڑے گا.
तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो वेरी गुड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अप्लाई किया, अंदर वही चीज लिखी है एफ एक्स पे स्क्वायर प्लस एफ वाई पे स्क्वायर। ये हम मालूम करने में कामयाब हो गए। क्या मालूम करने में कामयाब हो गए? फोर्स की वैल्यू। तो अगर मुझे एफ एक्स और एफ वाई मालूम हो तो मैं दोनों पे स्क्वायर करके प्लस करके रूट लूं तो मेरे पास एफ नहीं आ जाएगा क्या? आराम से आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई से क्या मालूम किया? एफ मालूम किया। अभी तो पहले एफ की बात बताओ। क्लियर है? वो तो जब न्यूमेरिकल भी हम करेंगे ना तो उसमें यही होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू इस पे स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू स्क्वायर कैलकुलेटर में करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर रूट लोगे, वो तो सब हट जाएगा। मतलब फाइनल एक आंसर तो आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? एंगल। अब मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दोनों आ रहे हो। कौन आ रहा हो? परपेंडिकुलर आ रहा हो, और कौन आ रहा हो? बेस आ रहा हो। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है टेंजेंट। शॉर्ट जबान में TAN लिखते हैं, टेन, लेकिन पूरा नाम है इसका टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मैंने लिखा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। मेरा परपेंडिकुलर कौन है? वेरी गुड, एफ वाई। और मेरा बेस कौन है? एफ एक्स। यहां तक कोई इशू? तो मुझे तो थीटा चाहिए, तो टेंजेंट तो नहीं चाहिए, तो टेंजेंट को उस तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाता है बेटा? थीटा इधर रहा, टेन वहां जाके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। और यहां पे एफ वाई अपॉन एफ एक्स। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट द एंगल। अब ये टेन इनवर्स कौन निकालेगा? ये कैलकुलेटर निकालेगा बगैर किसी परेशानी के। ओके हो गया? सो आप देख रहे हैं यहां पर क्या था? एफ था, एंगल था, तो मैंने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज मालूम कर ली। यहां मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई है और मैंने एफ और एंगल की वैल्यू मालूम कर ली। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे का इनवर्स है, और इन दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल भी बुक में दिए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है आसान सा टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। कोई सवाल है तो मुझे बताओ। हाँ भाई, कोई इशू किसी किस्म का? यस। यार ये ऐसे समझ लो ना, ये क्या हुआ होगा? ये ऐसे हुआ होगा। हालांकि इस बखेड़े में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे हुआ होगा। थीटा है ना इज इक्वल टू, यहां पे था एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो ये 1/10 हुआ होगा। ऐसे ही है ना, नीचे आया होगा। तो जब इसमें पावर कुछ नहीं तो +1 होगी, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? तो ये वही लिखा हुआ है। लेकिन ये इनवर्स फंक्शन कैलकुलेटर कर देता है। अभी 9 क्लास में इनवर्स फंक्शन के ऊपर बात करूंगा, थोड़ी और डेप्थ में जाऊंगा। तो ना तो एग्जाम में कोई पूछना है, ना कोई लेना देना है इसका आपसे, तो आप अपने आप को कंफ्यूज ही करोगे। बस थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं, जो मतलब की बात है बस उसको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फिर तो बात ये भी होनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां से आया, ये फॉर्मूला। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब हमें बना बनाया एक पाना मिला हुआ है, हमने उसे नट टाइट करना है और नट खोलना है। अब वो पाना इस तरह का क्यों है, तो लंबा क्यों है, तो छोटा क्यों है, तो कंपनी का नाम क्यों लिखा हुआ है, ये सारे हमारे काम नहीं है इस वक्त। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं टूल्स। फॉर्मूला जो है वो टूल्स हैं जिसको हम यूज करके अपने मसले को हल कर रहे हैं। बताइए यहां तक कोई इशू हो तो मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, इसको छापो। ठीक है।